I invite our Honorable Vice Chancellor to kindly present his inaugural address, please. आप सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम सबको जानना है और इस सबको कैसे क्रियान्वित करना है इसको भी समझना है। और इस नीति में प्रमुख बातें जो 8-10 हैं उसको हम लोगों ने कई बार सुना है, कई बार उसमें परिचर्चा में भाग लिया है, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती तो कहीं ना कहीं हम लोग रुक जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस अभियान को आप तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। अगर आप इनके बिंदुओं को समझ लेंगे तो आसानी से क्रियान्वित कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये वो नीति है जिसके बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही शिक्षा की बेहतरी के लिए उपयोगी होगा। हम यहाँ पर उच्च शिक्षा के बारे में बातचीत करेंगे और हम लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। हम धीरे धीरे सब तक पहुंचेंगे, सबसे बात करेंगे और उद्देश्य यही है कि हम इसको बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर सकें। मल्टी डिसिप्लिनरी है, होलिस्टिक है, वोकेशनल की बात करती है, मातृभाषा में शिक्षण की बात करती है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करती है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करती है, डिजिटल एजुकेशन की बात करती है, एक्सेस की बात करती है, इक्विटी की बात करती है, क्वालिटी की बात करती है। हम इनमें से किसी भी बिंदु पर थोड़ा भी सोचेंगे तो उनके बेहतर समाधान निकल जाएंगे। डिजिटल एजुकेशन जिसकी हम सबसे पहले चर्चा कर लें, आज हम आपसे बेहतर ढंग से इसलिए बात कर पा रहे हैं कि जो संपूर्ण कैपेसिटी बिल्डिंग की व्यवस्था है इसमें समर्थ भारत सरकार का है। स्वयं जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी और स्वयं प्रभा चैनल्स 2017 में जो स्थापित हुए थे। चैनल के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं और यहाँ पर चर्चा के लिए जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति बहुत ही स्पष्ट है। स्पष्ट होने के साथ साथ हम इसको अपने स्तर पर किस तरह से क्रियान्वित कर सकते उस पर हम ज्यादा सोच सकते हैं। 2016 में स्वयं प्लेटफॉर्म की स्थापना हुई थी भारत सरकार के तहत ही। लगभग 3000 से ज्यादा कोर्सेज उसमें उपलब्ध है और उनमें पंजीकरण निःशुल्क है। केवल परीक्षा के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं उसके लिए कुछ शुल्क नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो अगेन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है उसमें कुछ जमा करना पड़ता है। साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं और जो सर्टिफिकेट है वो आपके क्रेडिट ट्रांसफर में उपयोगी होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार ये कोर्सेज है, ये पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा है जिसमें पूरे प्रोग्राम की बात ना करके किसी एक कोर्स की बात हम करते हैं। और अगर इस कोर्स को अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपके पाठ्यक्रम अपने आप मल्टी डिसिप्लिनरी भी हो जाएंगे, होलिस्टिक भी हो जाएंगे, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात भी पूरी कर सकते हैं। हम लोगों ने जो अपनी शिक्षाएं आरंभ की थी पुराने जमाने में, अगर हमने कक्षा 12 में अगर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी
और हिस्ट्री ले लिया तो जीवन में कभी साइंस नहीं पढ़ सकते थे, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ सकते थे, कॉमर्स के विषय नहीं पढ़ सकते थे। ऐसा क्यों? ज्ञान तो सब तक पहुंचना चाहिए, और यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम किसी एक कोर्स को, किसी 2 कोर्सेज को जो हमारे मूल विषय से संबंधित नहीं है, उससे हम जुड़ सकते हैं। इसीलिए अभी हाल ही में यूजीसी ने 2 डिग्रियों की भी व्यवस्था कर रखी है। हम साइंस के हैं तो हम आर्ट्स की डिग्री ले सकते हैं, हम आर्ट्स के हैं तो साइंस की डिग्री ले सकते हैं, कॉमर्स की डिग्री ले सकते हैं, बीसीए की डिग्री ले सकते हैं। ये जो बंधन थे पहले डिसिप्लिन्स के, उन बंधनों को खत्म करने का प्रयास किया गया है। उससे कई लाभ हैं, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन डिजिटल जो इंटरवेंशन है, ये जो स्वयं का, ये निःशुल्क आपको सुविधा देता है। 2,75,00,000 लोगों ने अब तक इसमें पंजीयन करा रखा है, जिसमें पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, वीडियोज उपलब्ध है, डिस्कशन फोरम उपलब्ध है, और परीक्षा भी होती है। 4 क्वाड्रेंट अप्रोच जिसको कहते हैं। हम केवल पहला काम ये करना शुरू कर दें अपने छात्रों से कि आप उन 3,000 3,500 जो पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों में पंजीयन कराएं निःशुल्क, जो उनकी इच्छा। आप वहां रोकिए नहीं। साइंस का बच्चा अगर म्यूजिक में करना चाहता है, कंप्यूटर में करना चाहता है, हिंदी में करना चाहता है, उसको भाई 1 पाठ्यक्रम ले ले, 2 पाठ्यक्रम ले ले, 3 पाठ्यक्रम, जो भी लेना चाहे। अपने आप आपका मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस हो जाएगा। आप अपने यहाँ अगर इस व्यवस्था को कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। केवल बच्चों को प्रेरित करिए, जो हम आसानी से कर सकते हैं, जो अपने हाथ में है, और हमारे पास पोर्टल उपलब्ध है। उनको केवल स्वयंप्रभा चैनल के बारे में बताइए। 34 चैनल्स हैं। ये चैनल्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है। देख लें, जो चैनल उसको देखना हो, उसमें हर दिन फ्रेश जो सामग्री है, फ्रेश वीडियोस हैं, 4 घंटे के लिए प्रसारित होते हैं, 6 बार रिपीट होते हैं, यूट्यूब में भी उपलब्ध होते हैं। अपनी सुविधा से ये शिक्षा है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बार बार ये कहती है कि हमें जीईआर को बढ़ाना है। जीईआर अभी हमारा वर्तमान में 27% है, और अगले 13 वर्षों में इसको 50% करना है। तो उसके लिए हम तकनीकी का प्रयोग करेंगे। ऑनलाइन रेगुलेशंस हमारा 2018 में बन गया है। 2020 में पुनः संशोधित ऑनलाइन रेगुलेशंस बन गए। हम ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज देश में 60 से ज्यादा संस्थान हैं जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रही हैं। IITs, IIMs ये तो उपलब्ध करा ही रही हैं। ब्लेंडेड लर्निंग के द्वारा हम इस बात को बेहतर ढंग से पहुंचा सकते हैं। तकनीकी से हम भागे नहीं, और तकनीकी में क्या है, क्या टीवी पे अगर हमें किसी चैनल पर किसी के वक्तव्य को सुनना है तो ये बेहतर शिक्षा होगी। अगर हम स्वयं कोर्सेज पढ़ रहे हैं, ये भी बेहतर शिक्षा होगी। हम शिक्षा में दक्षता जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? होलिस्टिक हम कोशिश करें, जो तकनीकी संस्थान हैं उनसे जुड़े, और अपने सैद्धांतिक ज्ञान को दक्षता के साथ जोड़ने का प्रयास करें। देश में 15,000 से ज्यादा ITI और पॉलिटेक्निक है जो इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। जो स्किल मिनिस्ट्री है और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, आज दोनों का मंत्रालय मिल गया है, दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। और जब हम किसी भी ज्ञान की बात करते हैं, किसी भी डिग्री की बात करते हैं, किसी भी उपाधि की बात करते हैं, तो हमें ज्ञान के साथ साथ दक्षता को समाहित करना पड़ेगा। और इस दिशा में लगातार प्रयास शुरू हो गए। हमारी जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है,
हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप आ जाए। सरकार इस दिशा में लगातार आपको संसाधन उपलब्ध करा रही है, हमें उसका उपयोग करना है। हमारे पाठ्यक्रम में अगर 18 पेपर आज की डेट में है, तो हम क्या 2 स्किल्स के पेपर जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स हो, टेक्निकल स्किल्स हो, जो आपको ठीक लगे। दूसरी भाषाओं के प्रश्न पत्र जोड़ सकते हैं? हाँ, जोड़ सकते हैं। आपके पास उपलब्ध संसाधन नहीं है, कोई बात नहीं, आप दूसरों के जो संसाधन बने हुए हैं उनसे आप क्रेडिट ट्रांसफर ले लीजिए। स्वयं के कोर्सेज में अगर आपका कोई स्वयं का कोर्स है या आप अपने विश्वविद्यालय में किसी अन्य पाठ्यक्रम को चला रहे हैं, उसके क्रेडिट को ट्रांसफर दूसरे संस्थान में लिया जा सकता है। इसका भी एक नियम बन चुका है और ये सब नियम आज नहीं बने हैं। 2016, 2017, 2018, 2019, 20 में तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके पहले ये सारी बातें हम तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। अब समय आ गया कि उनका उपयोग करें, जो हम शिक्षक आसानी से इसका बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि हम सुविधा दें बच्चों को, फ्लेक्सिबल रहे, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। 1 साल बाद उसको सर्टिफिकेट दे दें, 2 साल बाद डिप्लोमा दे दें, 3 साल बाद डिग्री दे दें। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें किस प्रकार के वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है, किस प्रकार से आपको सरकार के मदद की आवश्यकता है? हमारे जो वर्तमान पाठ्यक्रम है उसमें पहले वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद अगर आप थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहें समग्रता को लाने के लिए, तो आप कर सकते हैं, वो आपका ही पाठ्यक्रम है। और सर्टिफिकेट दे दें 1 साल बाद, 2 साल बाद डिप्लोमा दे दें, 3 साल बाद। बहुत सा आसान काम है। आप अपने अध्ययन बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज कहलाती है या स्कूल बोर्ड है, एकेडमिक काउंसिल से पास करा लीजिए, तुरंत लागू हो जाएगा। इसमें कौन सी ऐसी तकनीकी बात है जिसमें हम चिंतन कर रहे हैं? और जब वो लौट के आता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो उसको आप दूसरे वर्ष में प्रवेश दे सकते हैं। उसने अगर सर्टिफिकेट पास किया तो दूसरे वर्ष में डिप्लोमा के लिए फिर आ सकता है। फिर 2 साल बाद आना चाहता है तो फिर आपने डिग्री दे दी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी पहले नहीं थी। पहले अगर आपने पहले साल कर लिया, दूसरे साल कर लिया, तीसरे साल के 4 पेपर कर लिए, 1 पेपर छोड़ गया, सारा मेहनत बेकार हो गया, आपका भी राष्ट्र का भी, क्योंकि राष्ट्र आपकी शिक्षा में काफी धन व्यय करता है। और परिस्थितियां कई बार बच्चों की ऐसी रहती है कि सतत वो अध्ययन नहीं कर सकते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही सुविधा तो प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था कर रही है। पुनः उसी बात को ले ले, आपने किसी पाठ्यक्रम में 18 कोर्सेस पढ़ रहे हैं, 17 पास कर लिए, 18वां नहीं पास हुआ। परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में आपके पास कोई मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं, जो आपको पास डिग्री मिलेगी। लेकिन अभी इन्होंने कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं, आपने जो प्रयास किया है वो आपके बैंक में जमा होगा। बैंक में पैसे जमा करने के लिए आपको कम से कम 50,000 जमा करना ऐसा नहीं है, 5 रुपए भी जमा कर सकते हैं। यानी 1 कोर्स भी जमा होगा, 2 कोर्स भी जमा होगा, 3 कोर्स भी जमा हो सकता है, 4 कोर्स भी जमा होगा। ये एक यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, स्वयं से भी हो सकता है। और जब इन सबको जोड़ लेंगे तो हम इसके आधार पर किसी को क्रेडिट को एनकैश करके डिग्री दे सकते हैं, डिप्लोमा दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें भी भारत सरकार ने ऑलरेडी समर्थ पोर्टल बना रखा है। अभी हाल ही में करीब 32 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन 15 दिन में हो गया। जानकारी लोगों को नहीं है, उस जानकारी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन, ये जैसे बैंक में अकाउंट खोलना है, एकेडमिक बैंक का अकाउंट समर्थ पोर्टल पे खुलेगा और उस पोर्टल से आपने खोल दिया तो जो जो आप पास होते जाएंगे वो अपने आप आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। और जब आपको लगेगा कि हमारे 120 क्रेडिट हो गए, 140 क्रेडिट हो गए, तो आप उस क्रेडिट के आधार पर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट,
देश के लिए जरूरी है। 2 विषयों को पढ़ना बच्चे के एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जरूरी है, स्किल को जोड़ना एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है एक से अलग विषय को पढ़ना, वो ये है कि इनोवेशंस को बढ़ावा देता है, मस्तिष्क की शक्ति का विकास करता है। परंपरागत जो ज्ञान है हम लोग जो अभी तक प्राप्त करते आ रहे हैं, एक विषय में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो तर्क शक्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन जो कल्पना शक्ति है उसका विकास नहीं हो पाता। और नवाचार के लिए हमें कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बात करते हैं, लेकिन ये स्किल्स कैसे बढ़ेंगे? अगर हम अपने मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाएं। मस्तिष्क के दोनों ही जो शक्तियां हैं, कल्पना की हो तर्क की, दोनों को मिला के आगे बढ़ाएं, हमारा इनोवेशन सक्सेसफुल होगा। हम मेक इन इंडिया में बेहतर परिणाम देना शुरू करेंगे, डिजिटल इंडिया में बेहतर देना परिणाम शुरू करेंगे, हम एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। अगर हम कुछ नई बात सिस्टम में दे सकते हैं तो सिस्टम तो हमको लेगा ही, हर संस्था आपको लेगी। आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा जिसका आप प्रयोग नहीं कर रहे थे, अब आप प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है जब इनोवेशन की बात कही जाती है कि आप बुक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट पढ़िए, दूसरे विषय को भी देखिए, अपने विषय के अलावा अन्य विषयों का भी अध्ययन करिए। ये सब संभव है और उससे मस्तिष्क की शक्ति का विकास होगा और देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। ये इसके लिए कोई अलग से खर्च की आवश्यकता नहीं है, केवल बच्चों को बताना है। जो शक्ति उनके पास है, कल्पना शक्ति भी उनके पास है और तर्क शक्ति भी उनके पास है, दोनों को बेहतर ढंग से और आगे बढ़ाना है। इसीलिए जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो तकनीकी स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, एनालिटिकल स्किल्स भी है। हम सब प्रकार की दक्षताओं को उसमें जोड़ेंगे। हमारी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि ज्ञान के साथ साथ दक्षता, ज्ञान के साथ साथ मानवीय मूल्य और रोजगार परक शिक्षा भी हो, यूजेबल हो उसकी शिक्षा। हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। वोकेशनल किस लिए? जिसलिए कि वोकेशन में हम आसानी से जुड़ सके। और उसके लिए अगर मान लिया हमारे परंपरागत विषय प्योर लिटरेचर के हैं या प्योर सोशल साइंस के हैं, आप चाहते हैं कि उनको एम्प्लॉयबल बनाना, बहुत आसान सा तरीका है। आपने 18 पेपर में 9 पेपर आपके उसी विषय के रख लिए और बाकी आपने कहा जो एम्प्लॉयबल कोर्सेज उनको रख लीजिए। कंप्यूटर का एक रख लीजिए, जर्नलिज्म का एक रख लीजिए, मैनेजमेंट का एक रख लीजिए, सॉफ्टवेयर के एक आध पेपर रख लीजिए, जो ठीक लगे। अपने आप वो जो दक्षताएं हैं उनकी बेहतर होंगी और बच्चा एम्प्लॉयबल होगा। हम बार बार उन चीजों को देखना चाहते हैं जो हमारी अपनी है, हमारी ज्ञान परंपरा, भारतीय धरोहर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर भी जोर देती है। हमारे पास ज्ञान का अथाह भंडार था, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध थी, क्या हम उसमें और योगदान नहीं दे सकते? हम कर सकते हैं। हमारे पास वेद है, हमारे पास ज्योतिष विज्ञान है, हमारे पास जो वेद है वो कृषि कैसे बेहतर कर सकता है उसके बारे में बताता है। हमारे पूर्वजों ने ही गणित का ज्ञान पूरे विश्व को दिया था। हम अपनी ज्ञान की जो निधि है उसको खोजें और उसको दें अपनी नई पीढ़ी को, और हमें अपनी समृद्धता पता लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही तो कह रही है। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, मातृभाषा में शिक्षा देने में क्या दिक्कत है आपको? आप कहेंगे साहब उसके लिए हमें अलग से टीचर चाहिए। नहीं, हमको जो भाषा आती है वो बोल सकते हैं ना। कम से कम बच्चे को काउंसलिंग तो कर ही सकते हैं, परामर्श तो कर ही सकते हैं। और मातृभाषा में शिक्षा का तर्क क्या है? सामान्य सा तर्क है। हम कोई और भाषा 4 या 5 साल बाद सीखते हैं जब विद्यालय जाते हैं,
मातृभाषा माँ के साथ सीख लेते हैं। 3 या 4 साल जो अतिरिक्त उस भाषा को सीखने में आसानी से सीख लेते हैं, उससे हमारी भाषा नींव मजबूत हो जाती है। और उस भाषा में अगर कोई ज्ञान दे सकता है तो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। हम कर सकते हैं, प्रयास करिए, सोचिए, निश्चित रूप से आ जाएगा। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था इसी स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से। हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे जो बीए के परंपरागत विषय हैं, सोशल साइंस के विषय, इतिहास है, समाज विज्ञान है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, इनको हम मातृभाषा में पढ़ाएं। शुरुआत में हम भी समझ नहीं पाए कैसे करेंगे, फिर धीरे समझ में आने लगा, अरे इसको मातृभाषा में पढ़ाना तो मातृभाषा के शिक्षक को बुला लेते हैं, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरों की मातृभाषा से आसानी से जुड़ जाएगा। हमने सोशियोलॉजी के पेपर्स तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, असमी, 12 भाषाओं में बात करना शुरू कर दिया और परिणाम बहुत अच्छे रहे। हम सब कर सकते हैं जहां जिसको अवसर मिले। इसके लिए सरकार से पूछने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं, इसके अलग से ग्रांट की भी आवश्यकता नहीं। हमने तो वर्तमान जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हीं सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये चैनल भी सुविधा में सरकार ने दे रखा है आपके लिए, आप इसका प्रयोग करें। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप अपने घर पे बैठ करके मटेरियल को देख सकते हैं, वीडियो को सुन सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और परीक्षा का परिणाम भी उपलब्ध हो सकता है। आप देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग का ये अनोखा प्रयास है। प्रयास होते रहे लेकिन पहले कम संख्या में होते रहे। अच्छा, अब हमारे शिक्षक हों या हमारे छात्र हों, वो सारी की सारी बातों को तोते की तरह रटना नहीं चाहते, तोते की तरह पढ़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि वे अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रटने की बात नहीं कही गई है, एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना है। तथ्यों को समझ करके उस पर प्रश्न पूछने चाहिए, उसमें बातचीत करनी चाहिए। बौद्धिक विकास जरूरी है, रटने की क्षमता नहीं चाहिए। और यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। इसीलिए हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें भी कई परिवर्तन हुए हैं। और अभी हाल ही में आपने 2 माह पूर्व सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200 चैनल्स प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उपलब्ध कराया। अभी तो हमारे पास 34 है, 200 चैनल प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। किसमें? मातृभाषा में, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए। अभी जो हमारे पास वर्तमान व्यवस्था है कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की, उसमें एक चैनल है। हमें लगा कि शायद घर में बैठ करके सुविधाजनक समय में, जब हम एनी टाइम लर्निंग, एनीवेयर लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग क्यों न करें। हम ज्यादा कोर्सेस पढ़ा सकते हैं, ज्यादा पाठ्यक्रम पढ़ा सकते हैं। इसीलिए परामर्श सत्रों की बात की जाती है। अभी जो आपके साथ हम लोग 36 घंटे का ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग का वर्कशॉप है, इसमें हम लोग बातचीत शायद 2 या 3 घंटे ही करेंगे, लेकिन जो मटेरियल आपको दिया उसको पढ़ लेंगे। और मटेरियल इस तरह से बना हुआ है कि जिसको आप आसानी से समझ सके। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये अधिगम सामग्री स्वयं समझने के लिए वीडियोस हैं उन बड़े विद्वानों के द्वारा, जो इनके आधारभूत बातों से आपको जानकारी दिलाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि विदेशों में हम पहुंचे, विदेशों में पहुंच सकते हैं, हम प्रयास करें। और पिछले 2 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो लगातार प्रयास चल रहे हैं। यूजीसी ने इस संबंध में एक नया पोर्टल बना रखा है, जिसमें जो विश्वविद्यालय, जो संस्थान विदेशों में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है, उससे जुड़े।
हम प्रयास करते रहे, जिस क्षेत्र में कर सकते हैं उस क्षेत्र में करें, कहीं बंधने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान परंपरा में अगर आप मजबूत है वहां काम कर लीजिए। अगर किसी डिग्री को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में बदलना है वो बदल सकते हैं। दूसरे डिसिप्लिन के कोर्सेज को जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं। मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाना है तो इनोवेशन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी अवरोध आपके लिए नहीं है, और जहां आवश्यकता पड़ी वहां आप तकनीकी का प्रयोग करिए, डिजिटल रिसोर्सेस का प्रयोग करिए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास है, लगभग 4 करोड़ की पुस्तकें हैं। 4 करोड़ पुस्तकें पड़ी हुई जिसको हम आसानी से डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के ई कंटेंट है जो मोबाइल ऐप पर आपको उपलब्ध हो सकते हैं, हम उसको देखें। इग्नू का ही कंटेंट जो है मोबाइल ऐप पे उपलब्ध है। 15 से 16 लाख लोग मोबाइल ऐप से प्रयोग करते हैं। यानी आप अपने मोबाइल पर लोगों के लेक्चर भी सुन सकते हैं, कंटेंट को पढ़ सकते हैं। अभी जो परीक्षा की व्यवस्था जिसमें दे रखी है ऑनलाइन, आसान सी व्यवस्था, ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि आपके देखिए परंपरागत जो शिक्षण व्यवस्थाएं हैं उसमें हम सब्जेक्टिव इम्तहान देते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप इम्तहान है। दोनों में आपको पारंगत होना है। अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग, परंपरागत शिक्षा के द्वारा डिग्री प्राप्त करने के बाद हम पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का कैसे उत्तर जवाब दें। शिक्षण व्यवस्था के साथ ये भी क्षमता बढ़ानी है हमें। इसीलिए बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते रटना नहीं है, हमको समझना है, हमारी जिज्ञासाओं को शांत करना है। ये जो संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था है इसको हम इसके किसी भी बिंदु से जोड़ने का प्रयास करें। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आपको बनाना है, बना लीजिए। परिवर्तनशील होगा, डायनेमिक होगा। एनईपी सेल बनाना है, एनईपी सेल बना लीजिए। और जो मल्टीडिसिप्लिनरी फोकस के लिए है कि कोर्स आधारित, ये शब्द आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। पाठ्यक्रम आधारित नहीं, कोर्स आधारित। 18 कोर्स पास नहीं कर पाया, 17 पास कर पाया, 16 पास कर पाया, उस मेहनत को भी हमें क्रेडिट देना है। और जब भी वो बाद में कभी आएगा, रेगुलेशंस बन चुके हैं, उसमें लगातार सुधार होते रहेंगे। लेकिन हमारे मस्तिष्क में ये बात आनी चाहिए। कोरोना के दौरान एडेक्स और कर्सेरा जो पाश्चात्य देशों की संस्थानें थी वो भारत में आई थी केवल इसी बात को बताने के लिए, जबकि हमारे यहाँ 2017 से ही 16 से ही स्वयं कोर्सेज चल रहे थे। और बहुत से विश्वविद्यालय कोर्स आधारित, केवल एक कोर्स, कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स हमें पढ़ना है, हम पढ़ लेते हैं, हम रजिस्टर हो सकते हैं। क्या हम शिक्षक, छात्रों की बात छोड़े, हम शिक्षक एक बार स्वयं कोर्स में हम लोग खुद ही पंजीकृत हो जाए, जो निःशुल्क है, उसका फायदा उठाए। क्योंकि वहां पर 4 क्वाड्रेंट अप्रोच मतलब है कि मटेरियल उपलब्ध है, वीडियोज उपलब्ध है, डिस्कशन फोरम उपलब्ध है और परीक्षा। हम ज्ञान तो बढ़ाएं अपना, हम अपने आप को मल्टीडिसिप्लिनरी भी कर सकते हैं और बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। हमने जो संख्या बताई 2,75,00,000, छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। और हम लोग सब मिल करके अपने छात्रों को अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो ये संख्या जो देश का रिसोर्सेज है ऑलरेडी उपलब्ध है हमारे पास, और 2017 से 16 से इसको बनाया गया है, लगातार इंप्रूवमेंट भी हो रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज को इसमें एक साथ शामिल करके रखा गया है। साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। जुड़िए, आगे बढ़िए, सोचिए। अब समय आ गया है हमें उसको क्रियान्वित करने का। हम जान गए हैं क्या करना है,
अब तो यूजीसी ने भी अधिकांश बिंदुओं पर अपने रेगुलेशंस दे रखे हैं, अपने गाइडलाइंस दे रखी है। हम उन गाइडलाइंस को देखें। आपके विश्वविद्यालय, आपके महाविद्यालय में जहां कहीं भी किसी को भी कोई बात लग रही हो, नहीं समझ रहे हो, खुद समझें, क्योंकि भाषा बहुत सरल है और इसको विदेश के कई संस्थान अपने यहाँ लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्यों नहीं अपने ज्ञान का, अपने तंत्र का हम स्वयं फायदा उठाएं। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके परिणाम, सुखद परिणाम शीघ्र ही आएंगे। हम सब मिलकर के इस अभियान में एक साथ जुड़ें और किसी भी बिंदु पर जो आप कर सके करें और समझाने का भी प्रयास करें, लागू करें, दूसरों को बताएं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबके गाइडलाइंस अब आ चुके हैं यूजीसी से, उनको देख लें, उनको परीक्षण कर लें। अब करने का समय आ गया है। अवेयरनेस का नहीं है, अब इम्प्लीमेंटेशन का समय है। आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभ